नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। आज उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा पीछे वाला वीडियो देखा होगा। जय प्रक्रम पाठ के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था और उसका क्वेश्चन आंसर जो है लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय हम लोगों ने किया था। आज हम लोग जय प्रक्रम के लघुत्तरीय क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे और उम्मीद है कि यह आप लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो से जो भी लाभ मिल सके वह लेने में सहयोग कीजिएगा। तो आज हम लोग जय प्रक्रम के पाठ का लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो कि पहला जो क्वेश्चन है वह है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है जो पोषक की क्रिया के रूप में जीव प्राप्त करते हैं। हम लोग के शरीर में जो भी विकास होता है, जो भी एनर्जी मिलता है, वह सब पोषण के द्वारा ही मिलता है। अगर हम लोग का सही से पोषण या खान पान सही से नहीं हो तो क्या होगा, हम लोग का शरीर कमज़ोर होना शुरू कर देगा और अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। तो इस सभी बीमारियों को बचने के लिए हम लोगों के लिए पोषण जरूरी है। अगर कहीं पे कट जाता है, कहीं पे फूट जाता है तो घाव जल्दी ठीक होने में यह सब क्रियाओं में पोषण जो है वो सहयोग करता है। तो क्वेश्चन था, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो जीवों के संचालन, वृद्धि मतलब बढ़ने में, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पोषण की परिभाषा लिखें। पोषण की परिभाषा लिखें। उत्तर है, यह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा, स्वपोषण की किन किन परिस्थितियों को होना आवश्यक है। इसके उत्पादक क्या है। स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण दोस्तों कहाँ से मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णन से CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। हम लोगों ने पाठ में भी देखा था कि जो प्रकाश में क्रिया होती है उसमें कौन कौन चीज़ उपस्थित होती है, सूर्य की रोशनी, पौधे के से क्लोरोफिल नामक वर्णन और CO2 और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में एक गैस बाहर निकलता है, उस गैस को कहते हैं हम ऑक्सीजन कहते हैं। इसका जो रिएक्शन है वह हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, इसमें है 6CO2 प्लस 12H2O और यह किससे कर रहा है प्रतिक्रिया। यह प्रतिक्रिया कर रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल से। तो हमको क्या मिल रहा है, C6H12O6 प्लस 6H2O और यहाँ पे लास्ट में क्या है 6O2, मतलब कि ऑक्सीजन जो है इसमें बाहर की ओर जाता है। अब इसमें है स्वपोषी पोषण में की आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। सूर्य का प्रकाश, उसको क्या क्या चीज़ आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके उपोत्पादक आणविक ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन इसमें जब भी सूर्य प्रकाश व पोषी अपना प्रकाश से काम करेगा तो उसमें एक गैस बाहर निकलेगी जो कि वह गैस होगा ऑक्सीजन। अब अगला क्वेश्चन है, पर पोषण से आप क्या समझते हैं। जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है वह पोषण कहलाता है। तब पोषण कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है तो वह क्या कहता है, परपोषण कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है परजीवी, दूसरा मृतजीवी और प्राणी संपोषण। पहला है परजीवी, दूसरा मृतजीवी और तीसरा है प्राणी संपोषण। क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। यहाँ जो आपका 3 पॉइंट आया है उसी में से दूसरा पॉइंट का एक क्वेश्चन बन गया है जिसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। जब कोई जीव अपना भोजन मृत या सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है, कवकों में इस प्रकार का पोषण पाया जाता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। सड़ा गला जो भी चीज़ है उसको खा करके जो पेट भरते हैं वो उसे को मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब है परजीवी पोषण क्या है।
जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपने भोजन प्राप्त करता है तो इस पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं, जैसे मच्छर। मच्छर जो है वो हम लोग का शरीर का खून चूसता है, यह क्या हो गया, परजीवी हो गया। अब प्राणी संपोषण जीव किसे कहते हैं? प्राणी संपोषण जीव किसे कहते हैं? वैसे प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि में पोषण होता है, वैसे जीव जिसमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है प्राणी संपोषी कहलाता है। इससे प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का लक्षण अमीबा, मेढक, मनुष्य में पाया जाता है। एक बार और क्वेश्चन देखिए, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? वैसे प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि में पोषण होता है प्राणी संपोषण कहलाता है। इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस और द्रव रूप में लेते हैं। यह जो प्रक्रिया है इसमें भोजन जो लेगा ठोस द्रव में भी लेगा और द्रव रूप में भी लेगा। जैसे बचपन में जब बच्चा सिर्फ छोटा रहता है तो वह सिर्फ द्रव रूप में भोजन लेता है, हम लोग ठोस में भी लेते हैं, द्रव में भी लेते हैं। तो यह सब प्राणी संपोषी होता है। और इसका उदाहरण क्या है? अमीबा, मेढक और मनुष्य। अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्वेश्चन जो ही आपके सामने आए, आपके दिमाग में एक बात ध्यान में रखना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जब कभी होगा तो पौधे सूरज की रोशनी से होगी। जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं अर्थात वैसी पर जिसमें हरे पौधे सूरज की रोशनी, वायुमंडल से CO2 गैस, जमीन से जल और खनिज लवण खींचकर भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कराते हैं। हरे पौधे में हरित लवक जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। इसे सूरज की ऊर्जा सहायता प्रकाश संश्लेषण सरल कार्बनिक में CO2 जल पादप कोशिकाओं स्थिर कार्बनिक अणु ग्लूकोज होता है। अब जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, जब हरे पौधे सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और पीछे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। पत्तियों, अगला क्वेश्चन है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग क्यों कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। यह अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगी वो जब होगा तो क्लोरोफिल जहाँ पे रहेगा वहीं पे होगा। और क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। और हरे पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसीलिए प्रकाश संश्लेषण में पत्तियाँ जो है वह का अंग जो है बहुत ही सहायक होता है। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? हम लोग सब आदमी भोजन करते हैं। आगे क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोजन पदार्थों को सरल अणुओं में अवरोधित किया जाता है जिससे वे अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, पाचन कहलाती है। जो भी निवाला हम अंदर लेते हैं वह निवाला अंदर जाने के बाद एक प्रक्रिया होती है जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। वो भोजन कहाँ से सबसे पहले जो स्टार्ट कहाँ से होता है? मुंह से स्टार्ट होता है और अंदर में जाकर के अन्य प्रक्रियाओं से वो खाना पचता है और द्रव रूप में बनने के बाद हमारे शरीर में वो पूरे में घूमता है। तो भोजन पाचन से आपका, और उसमें बहुत कड़ा भोजन भी होता है, बहुत मुलायम भोजन भी होता है। कड़ा भोजन जो अंदर जाता है तो वो ऐसे ही हो जाएगा तो उसको पचने में टाइम लगेगा, जिसमें कि एंजाइम की सहायता से वो कड़ा भोजन आसानी से पच जाता है और हमारे शरीर के कोशिकाओं में वो प्रवेश कर जाता है, जिससे कि हम लोग का शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है और खाना हम लोग शरीर में नहीं सही ढंग से नहीं पाचन हो पाएगा तो हम लोग सही ढंग से सांस वगैरह और तकलीफों से गुजर सकते हैं। इसलिए पाचन जरूरी है और पाचन में सहायक करता है, कड़ा भोजन को पचने में सहायक करता है एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुंह गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है जिसके नाम लिखे? आप जानते हैं कि हम लोग का शरीर का जो भोजन का शुरुआत होता है सबसे पहले मुंह से शुरू होता है और जब खाना हम खाते हैं तो एक लार के रूप में हम लोग शरीर में वो मुंह के अंदर में खाना वह मिलता है। जब कभी कभी खाना खाने के दौरान अगर हम मुंह से खाना बाहर फेंक देते हैं तो अब देखिएगा वो एक साथ इकट्ठा होकर निकलता है और उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ रहता है तो वह लाल ग्रंथियाँ उसमें मिली रहती है। मनुष्य के मुंह गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है। पहला है पेरिटिड ग्रंथि, दूसरा है
सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और तीसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये 3 लार ग्रंथि पाए जाते हैं और जो हम लोग के शरीर भोजन मुंह हुआ में जब भोजन जाता है उसके साथ साथ और अन्य काम करने में भी वह सहायता करता है। मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बांटा होता है, उनके नाम लिखिए। आमाशय मनुष्य का प्रमुख पाचन अंग है। आमाशय मनुष्य का प्रमुख पाचन अंग है। यह चौड़ी थली समान रूप रचना है जो कि उदर गुहा की बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली रहती है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है इसका, कोडियक, अमाशय का अग्रभाग, दूसरा है अमाशय का मध्य भाग और तीसरा है अमाशय का पिछला भाग। यह 3 भागों में है। हमारे मनुष्य के अमाशय कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अमाशय का अग्रभाग मतलब आगे वाला भाग, दूसरा है बीच वाला मध्य भाग और तीसरा है अमाशय का पिछला भाग। इसको बोलते हैं कार्डियक, फुंडिकल और पाइलोरिक। ये 3 भाग है। अब अगला क्वेश्चन है लघु तरीक में लास्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भाग के नाम लिखें। तो मनुष्य में छोटी आंत नाम है, लेकिन यह मनुष्य के शरीर में बड़ी आंत और छोटी आंत 2 आंत होती हैं, लेकिन बड़ी आंत जो होती है वह छोटा होता है और छोटी आंत जो होती है वह बड़ी होता है। छोटी आंत आहार नाल या पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। यह सबसे लंबा है। इसका आकार बेलनाकार होता है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तब पचे हुए पदार्थ का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत 3 प्रकार के होते हैं, पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर और चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। इसका शेप कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन को छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, इसके 3 भाग बताइए। तो सबसे पहले छोटी आंत जो होती है वह मुंह गुहा से आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसका साइज होता है मतलब आकार शेप हो गया बेलनाकार। इसकी लंबाई हो गई 6 मीटर और चौड़ाई होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसके 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। इस तरह जैव प्रक्रम पाठ का लघु तरीय क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी क्वेश्चन आंसर करने में यह सहायता करेगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो या पाठ थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी इसका लाभ ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।